हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और यूपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है आप पूरे परिवार के साथ सकुशल और स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे और धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में पढ़े थे। दोनों का परिभाषा हम लोग लिखे हैं, एग्जाम्पल वगैरह सब दिए थे। उसी को आज हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और आज ये केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट क्लास होगा। छोटा छोटा 2-3 टॉपिक और बचा हुआ था। पिछले क्लास में भी आपको बताए थे कि मुश्किल से 20-25 मिनट लगेगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 टॉपिक छोटा छोटा है जो इम्पोर्टेंट माना जाता है, परीक्षा में पूछा जाता है। आइए उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक टॉपिक है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक इंग्लिश में इसी को ऑटो कैटेलिस्ट के नाम से लोग जानता है। ऑटो कैटेलिस्ट, हिंदी में स्वतः उत्प्रेरक। आपको हिंदी से मतलब है, हिंदी में परीक्षा देना है। इंग्लिश वाला नहीं भी याद रहे, हिंदी वाला याद रखिएगा। देखिए स्वतः उत्प्रेरक का परिभाषा क्या होगा। यदि किसी अभिक्रिया का उत्पाद उसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो इसे स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। याद रखना भी आसान है और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो टॉपिक का नाम है उस पर ध्यान दीजिएगा, उसी में कंसेप्ट छुपा हुआ रहता है। स्वतः का मतलब ही होता है अपने आप। स्वतः उत्प्रेरक उस उत्प्रेरक को कहा जाता है जो उसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है जिस अभिक्रिया से वो बना है। मतलब यदि किसी अभिक्रिया का उत्पाद उसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उस उत्प्रेरक को स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा परिभाषा। जैसे इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5, इसको जब जल से अभिक्रिया करवाया जाता है तो उत्पाद बनता है एसिटिक अम्ल CH3COOH और इथाइल एल्कोहल C2H5OH। तो इस अभिक्रिया में देखिए 2 उत्पाद बना। अभिक्रिया आपको ध्यान में रखिए, इथाइल एसीटेट जल से अभिक्रिया करेगा तो एसिटिक अम्ल और इथाइल एल्कोहल उत्पाद बनता है। अब इसमें ये जो उत्पाद है एसिटिक अम्ल, ये इसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। मतलब इस अभिक्रिया का जो ये उत्पाद है ये इसी अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक तो प्रायः अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। तो ये एसिटिक अम्ल देखिए इस अभिक्रिया का एक उत्पाद है, इसी अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। इसका मतलब ये उत्पाद इसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, तो हम लोग इसको कहेंगे स्वतः उत्प्रेरक। यदि किसी अभिक्रिया का उत्पाद
उसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसको स्वतः उत्प्रेरक कहा जाता है। और उदाहरण देखिए, MnO4- परमैंगनेट आयन, इसको जब ऑक्जेलेट आयन से अभिक्रिया करवाया जाता है, C2O4 पर हमेशा 2 माइनस रहता है, इसको पढ़ा जाता है ऑक्जेलेट आयन। इसको पढ़ेंगे हम लोग परमैंगनेट आयन। दोनों अभिक्रिया करता है तो Mn++ बनता है और CO2 बनता है। इस अभिक्रिया में भी दो उत्पाद दिखाई दे रहा है। इसमें से इस दोनों उत्पाद में से ये जो उत्पाद है इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। मतलब Mn++ जिस अभिक्रिया से उत्पन्न हुआ है उसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। जब ये बनेगा, बनते ही इस अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है, तो हम लोग कहेंगे Mn++ को स्वतः उत्प्रेरक। तो मेरे ख्याल से स्वतः उत्प्रेरक आप समझ गए होंगे। वैसे इसको देखिए, हम ऊपर वाले अभिक्रिया पर विचार कीजिए, उसको और अच्छा से समझाते हैं। जैसे एक बर्तन है, इस बर्तन में आप इथाइल एसीटेट लीजिए, CH3COO2H5। इथाइल एसीटेट का विलयन लिए हैं इस बर्तन में। इस विलयन का मोलरता हम मान लेते हैं 1 m। एक बर्तन है, उस बर्तन में 1 m इथाइल एसीटेट का विलयन है। दूसरा एक बर्तन लीजिए, उसमें भी यही विलयन रखिए, 1 m इथाइल एसीटेट का ही विलयन दूसरा बर्तन में भी रखे। देखिए, समझिए इसको। अब एक बर्तन में आप ये उत्पाद मिला दीजिए, ये उत्पाद और ये उत्पाद तो इसी अभिक्रिया से बना। एक बर्तन में इसको मिले, दूसरे बर्तन में इसको मिले, तो CH3COOH की उपस्थिति में एक बार अभिक्रिया ये हुआ है, 1 m CH3COOC2H5। मतलब इथाइल एसीटेट का विलयन है, उसका मोलरता 1 है। विलयन है तो जल भी होगा उसमें, ये विलय का काम कर रहा होगा। दूसरा बर्तन में आप दूसरा उत्पाद मिलाइए, C2H5OH। मतलब एक बार ये अभिक्रिया इस उत्पाद की उपस्थिति में हुआ, एक बार यही अभिक्रिया इस उत्पाद की उपस्थिति में हुआ। अब सवाल उठता है किसके उपस्थिति में दर ज़्यादा हुआ। तो प्रयोगशाला में देखा गया है कि इस एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में इस अभिक्रिया का दर अधिक हो जाता है, इथाइल एल्कोहल की उपस्थिति में इस अभिक्रिया का दर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि इस अभिक्रिया के लिए एसिटिक अम्ल उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसकी उपस्थिति में दर बढ़ जाता है। तो देखिए, हम ऐसे यहाँ लिख देते हैं, R फर्स्ट इज ग्रेटर देन R सेकेंड। मतलब एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर मान लिए R1, इथाइल एसीटेट की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर मान लिए R2। तो R1 R2 से अधिक है, मतलब एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर अधिक हो जाता है, दर बढ़ा देता है एसिटिक अम्ल। जो पदार्थ दर को बढ़ाएगा उसको तो उत्प्रेरक कहा जाता है। तो स्वतः उत्प्रेरक का कंसेप्ट हम लोग देखें, इसको नोट कीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये उत्प्रेरक यहाँ लिख देते हैं, Mn++ उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था। ठीक,
अगला टॉपिक है अम्ल के प्रबलता का निर्धारण। अम्ल के प्रबलता का निर्धारण, इसमें हम लोग दो अम्ल लेंगे, दोनों अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया को करवाएंगे और उससे पता लगाएंगे कि उस दोनों में कौन प्रबल अम्ल है। देखिए काम क्या करना है वो बता रहे हैं, वो दिमाग में बैठाइए। अभी जो टॉपिक लिखे हैं अम्ल की प्रबलता का निर्धारण, इसमें हम लोग दो अम्ल लेंगे और उस दोनों अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया को करवाएंगे। आप पता लगाएंगे किस अम्ल की प्रबलता अधिक है, कौन प्रबल अम्ल है और कौन दुर्बल अम्ल है, वो हम लोग जानना चाहते हैं। तो यही वाला अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे, इसी से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे इस बर्तन में 1 m इथाइल एसीटेट का विलयन है। इथाइल एसीटेट का विलयन लिए हैं एक बर्तन में, उसका मोलरता 1 है। दूसरा बर्तन में भी आप यही लीजिए, इथाइल एसीटेट का ही विलयन है, उसका भी मोलरता 1 है। अब एक बर्तन में आप मिलाइए HCl नाम के अम्ल को, दो अम्ल लेना है, मतलब एक बार ये अभिक्रिया करवाना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, यही अभिक्रिया एक बार करवाना है किसी दूसरे अम्ल की उपस्थिति में, जैसे H2SO4 मान लीजिए। इस H2SO4 की उपस्थिति में एक बार अभिक्रिया करवाइए। देखिए अभिक्रिया ऐसा लिखने का मतलब वही हुआ, इथाइल एसीटेट को जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो उत्पाद वही बनेगा। मतलब इथाइल एसीटेट जल से अभिक्रिया कर रहा है एक बार HCl की उपस्थिति में, एक बार H2SO4 की उपस्थिति में। हमको पता लगाना है कि इस HCl में और H2SO4 में कौन प्रबल अम्ल है, किसकी प्रबलता अधिक है। तो ये अगर पता लगाना है तो उसके लिए अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण आपको लिखना होगा। इस अभिक्रिया का दर्नियम समीकरण लिख लेते हैं। दर्नियम समीकरण में अभिकारक का सांद्रता लिया जाता है। इस अभिक्रिया में अभिकारक कौन है, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। 1MCH3COOC2H5, इसका क्या मतलब कि इथाइल एसीटेट जल से अभिक्रिया कर रहा है और उत्पाद वही सब बनेगा, एसिटिक अम्ल और इथाइल एल्कोहल, जो अभिक्रिया हम लिखे भी हैं। दर्नियम समीकरण में तो अभिकारक का सांद्रता लेंगे, तो R बराबर होगा CH3COOC2H5 का सांद्रता। H2O का सांद्रता दर्नियम समीकरण में नहीं लिखा जाता। बताए थे जो अभिकारक बहुत अधिक मात्रा में रहता है उसके सापेक्ष में अभिक्रिया का कोटि 0 लिया जाता है। तो जल जब भी होगा अधिक मात्रा में होगा, तो जल हम लोग दर्नियम समीकरण में नहीं लिखेंगे, चूँकि ये अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में हो रहा है। आप बताए थे आपको कि अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया का कोटि हमेशा 1 होता है। मतलब दर्नियम समीकरण में जो उत्प्रेरक अभिक्रिया में होगा उसका भी सांद्रता लेना पड़ेगा, हम लोग लिख चुके हैं ये। तो अम्ल उत्प्रेरक का काम कर रहा है तो लिखेंगे H+ का सांद्रता। H+ क्यों लिखे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी अम्ल को जब जल में मिलाया जाता है तो वो H+ देता है। H+ लिखने का मतलब अम्ल समझा जाता है। अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया का कोटि हम लोग पहले पढ़े हैं 1 होता, या ये पढ़े हैं अभिक्रिया का दर उत्प्रेरक के सांद्रता के समानुपाती होता। मेरे कहने का मतलब है अगर अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है तो आपको अम्ल का सांद्रता लेना पड़ेगा। ये जो दर्नियम समीकरण लिखे हैं इसको हम लोग कहेंगे अम्ल उत्प्रेरकीय अभिक्रिया।
अम्ल उत्प्रेरकीय अभिक्रिया का दर नियम समीकरण। दर नियम समीकरण मतलब अम्ल के द्वारा ये अभिक्रिया उत्प्रेरित हुआ है, उस अभिक्रिया का दर नियम समीकरण ये है। अम्ल उत्प्रेरकीय अभिक्रिया का दर नियम समीकरण ये है। अब हम लोगों को जो काम करना है वो काम कीजिए, उस पर सोचिए, दोनों में कौन प्रबल अम्ल है वो पता लगाना है। तो दर नियम समीकरण से स्पष्ट है कि जिस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर अधिक होगा वो प्रबल अम्ल माना जाएगा, और जिस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर कम होगा वो दुर्बल अम्ल माना जाएगा। तो इसे लिखा जाता है, इसको ध्यान में रखना पड़ता है। अम्ल फर्स्ट की प्रबलता मतलब पहला अम्ल की प्रबलता बटा अम्ल सेकेंड की प्रबलता मतलब दूसरा अम्ल की प्रबलता। पहला अम्ल की प्रबलता बटा दूसरा अम्ल की प्रबलता ये बराबर होता है आर अम्ल फर्स्ट बटा में आर अम्ल सेकेंड। देखिए समझिए इसको, आर अम्ल फर्स्ट बटा आर अम्ल सेकेंड मतलब पहला अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर, इसको पढ़ेंगे दूसरा अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर में और दर नियतांक में समानुपाती का संबंध होता है। तो दर नहीं लिख के आप चाहें तो दर नियतांक लिख सकते हैं। लिखेंगे के अम्ल फर्स्ट बटा में के अम्ल सेकेंड, ऐसा भी लिखा जा सकता है। के अम्ल फर्स्ट बटा के अम्ल सेकेंड मतलब पहला अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर नियतांक बटा दूसरा अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर नियतांक। अब इस समीकरण को ध्यान से अगर देखिएगा तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि यदि पहला अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर अधिक है या पहला अम्ल की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया का दर नियतांक अधिक है तब पहला अम्ल की का प्रबलता अधिक होगा। उल्टा भी सोच सकते हैं, यदि पहला अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर कम है या पहला अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर नियतांक कम है तो इसका मतलब पहला अम्ल का प्रबलता कम हो जाएगा। मतलब जिस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर अधिक हो या दर नियतांक अधिक हो उस अम्ल की प्रबलता अधिक होती। तो अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं इस दोनों में किस अम्ल की प्रबलता अधिक है, लेकिन प्रयोगशाला में अगर ऐसा अभिक्रिया करवा के देखा जाए तो तब पता चल जाएगा। दर नियतांक में कुछ संबंध आएगा या दर में कुछ संबंध आएगा, उससे हम लोग बता देंगे कौन प्रबल अम्ल है। तो जैसे हम मान रहे हैं कि मान लीजिए KHCl ये अधिक है KH2SO4 से, KHCl अधिक है KH2SO4 से मतलब HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर नियतांक H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया के दर नियतांक से अधिक है। तो तब पता चल जाएगा कौन प्रबल अम्ल होगा। जिस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर नियतांक अधिक है उस अम्ल की प्रबलता अधिक होगी। नहीं तो देखिए यहाँ से पता चल गया कि HCl प्रबल अम्ल है किससे, H2SO4 से। तो दो अम्ल की प्रबलता का निर्धारण हम लोग इस तरीके से भी करते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। और एक बात आपको याद रखना है कि अम्ल उत्प्रेरकीय अभिक्रिया का उपयोग करके अम्ल के प्रबलता को निर्धारित किया जाता है। मतलब जिस अभिक्रिया में अम्ल उत्प्रेरक का कार्य करता है उस अभिक्रिया का उपयोग करके हम लोग बता सकते हैं किस अम्ल की प्रबलता अधिक है और किस अम्ल की प्रबलता कम है।
तो नीचे हम एक लाइन लिख देते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अम्ल उत्प्रेरकीय अभिक्रिया का उपयोग अम्ल के प्रबलता को निर्धारित करने में किया जाता है। अम्ल उत्प्रेरकीय अभिक्रिया का उपयोग अम्ल के प्रबलता को निर्धारित करने में किया जाता है। वहाँ जगह नहीं था, हम यहाँ लिख दिए, आप वहीं पर लिखिए। अम्ल उत्प्रेरकीय अभिक्रिया का उपयोग अम्ल के प्रबलता को निर्धारित करने में किया जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। लास्ट वाला जो लिखे हैं वो ध्यान में रखना। दो टॉपिक हम लोग अभी पढ़े। अगला टॉपिक है वर्धक। वर्धक को इंग्लिश में प्रोमोटर कहा जाता है। प्रोमोटर, हिंदी में वर्धक। नाम से मालूम है, वर्धक उस पदार्थ को कहा जाता है जो उत्प्रेरक के उत्प्रेरकीय क्रिया को बढ़ा देता है। वर्धक को उत्प्रेरक का उत्प्रेरक भी कहा जाता है। मतलब उत्प्रेरक तो अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, लेकिन वर्धक की उपस्थिति में उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसीलिए वर्धक को उत्प्रेरक का उत्प्रेरक कहा जाता है। कंसेप्ट को समझिए। वर्धक की उपस्थिति में उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को और ज़्यादा बढ़ा देता है, तो इसीलिए वर्धक को उत्प्रेरक का उत्प्रेरक भी कहा जाता है। परिभाषा देखिए। जो पदार्थ उत्प्रेरक के उत्प्रेरकीय क्रिया को बढ़ा देता है, उसे वर्धक कहा जाता है। याद रखना भी आसान है। जो पदार्थ उत्प्रेरक के उत्प्रेरकीय क्रिया को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक का काम क्या है? अभिक्रिया को उत्प्रेरित करना। आप ये भी कह सकते हैं जो पदार्थ उत्प्रेरक के कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक का जो भी कार्य है उस कार्य को करने का क्षमता जिसकी उपस्थिति में बढ़ जाता है, उसको वर्धक कहा जाता है। या आप लिख सकते हैं जो पदार्थ उत्प्रेरक के उत्प्रेरकीय क्रिया को बढ़ा देता है, तो उस पदार्थ को वर्धक के नाम से लोग जानता है। जैसे एक अभिक्रिया से समझिए इसको। नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है तो अमोनिया गैस बनता है। N2H2 से अभिक्रिया करके NH3 बनाया। संतुलित कर लीजिए। नाइट्रोजन 2 ठो है, 2 से उधर गुना हो जाएगा। हाइड्रोजन 6 ठो है तो इधर 3 से गुना करना होगा। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है Fe, लोहा, और वर्धक का कार्य करता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम एक तत्व है, उसका संकेत होता है कैपिटल M स्मॉल o। तो इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य लोहा कर रहा है, वर्धक का कार्य मोलिब्डेनम कर रहा है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है।
हैबर विधि बताएंगे आपको। पी ब्लॉक का तत्व जब पढ़िएगा इनऑर्गेनिक में, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण होता है। देख रहे हैं, अमोनिया बना हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का औद्योगिक निर्माण होता है। उसमें उत्प्रेरक का कार्य लोहा करता है, वर्धक का कार्य मोलिब्डेनम करता है। इसी तरीके से संपर्क विधि हम लोग पढ़ेंगे, ओस्टवाल्ड विधि पढ़ेंगे, तो वो जब आएगा तब हम लोग बात करेंगे। अभी आप केवल समझिए कि इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक है लोहा और वर्धक है मोलिब्डेनम। तो हम लिख भी देते हैं Fe, ये धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक हम लोग पढ़ चुके हैं। जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है उसको धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है, और जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को घटा देता है उसको ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। तो यहाँ लोहा अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है इसलिए धनात्मक उत्प्रेरक है। और मोलिब्डेनम यहाँ वर्केट में लिखे हैं उत्प्रेरक का उत्प्रेरक। किसी भी वर्धक को उत्प्रेरक का उत्प्रेरक भी कहा जाता है, तो याद रखना। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ सवाल उठता है कि वर्धक की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर क्यों बढ़ जाता है। तो उसका जवाब है कि वर्धक कुछ नहीं करता है। वर्धक उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषण के दर को बढ़ा देता है। बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए। वर्धक उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषण के दर को बढ़ा देता है। मतलब वर्धक की उपस्थिति में उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अभिकारक ज़्यादा इकट्ठा होता है, और यदि अभिकारक उत्प्रेरक के पृष्ठ पर ज़्यादा इकट्ठा होगा तो उत्प्रेरक उस सब अभिकारक को उत्पाद में बदल देगा। तो उत्प्रेरक के पृष्ठ पर जितना अधिक मात्रा में अभिकारक संचित होगा, इकट्ठा होगा, अभिक्रिया का दर उतना अधिक हो जाता है। तो वर्धक क्या करता है कि उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अभिकारक के अधिशोषण के दर को बढ़ा देता है। मेरे कहने का मतलब है वर्धक की उपस्थिति में उत्प्रेरक के पृष्ठ पर ज़्यादा अभिकारक संचित हो जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। तो हम लिख देते हैं, ध्यान में रखिएगा। वर्धक की उपस्थिति में या वर्धक उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषण के दर को बढ़ा देता है। अधिशोषण हम लोग पढ़े, अधिशोषण के दर को बढ़ा देता है, बड़ी काम का चीज़ है। अधिशोषण का दर जब ये बढ़ेगा, अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा, तो वर्धक उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषण के दर को बढ़ा देता है, इसलिए अभिक्रिया का दर अधिक हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। एक टॉपिक है विष उत्प्रेरक। विष उत्प्रेरक या इसे लिखिए विपरीत उत्प्रेरक, या इसी को विष उत्प्रेरक कहा जाता है। वैसे इस उत्प्रेरक के बारे में एक बार और हम लोग पढ़ेंगे। पृष्ठ रसायन चैप्टर जब शुरू होगा, सरफेस केमिस्ट्री, तो वहाँ भी उत्प्रेरक के बारे में पढ़ना है। या इसी को अवरोधक भी हम लोग कह सकते हैं। अवरोधक, इंग्लिश में अगर नाम लिखें तो एंटी कैटेलिस्ट। एंटी कैटेलिस्ट का हिंदी विपरीत उत्प्रेरक। विष उत्प्रेरक को कहेंगे पॉइजन कैटेलिस्ट। पॉइजन कैटेलिस्ट।
अवरोधक को इंग्लिश में कहेंगे इनहिबिटर। इनहिबिटर। तो देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लिख दिए, आप हिंदी वाला याद रखिए। विपरीत उत्प्रेरक या विषम उत्प्रेरक या अवरोधक। तो आइए ये किसको कहते हैं वो देखते हैं। बड़ी आसान है, छोटा छोटा परिभाषा है। नाम से मालूम है विषम उत्प्रेरक या विपरीत उत्प्रेरक, मतलब उत्प्रेरक जो काम करेगा उसको कम करने वाला, उसका विरोध करने वाला। उत्प्रेरक का जो काम है उसका विरोध करेगा। ये एक ऐसा पदार्थ होगा जो उत्प्रेरक का विरोध करेगा। आप जानते हैं उत्प्रेरक का काम क्या है। ज़्यादातर उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। तो विपरीत उत्प्रेरक या विषम उत्प्रेरक जो भी होगा उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया का दर कम हो जाएगा। वो उत्प्रेरक के कार्य करने के क्षमता को घटा देगा। तो परिभाषा हम लोग लिखेंगे, जो पदार्थ उत्प्रेरक के उत्प्रेरकीय क्रिया को कम कर देता है, उसे विषम उत्प्रेरक या विपरीत उत्प्रेरक या अवरोधक कहते हैं, या अवरोधक कहते हैं। अवरोधक कहते हैं। ठीक, एक बार और बोल देते हैं। जो पदार्थ उत्प्रेरक के उत्प्रेरकीय क्रिया को कम कर देता है उसे विषम उत्प्रेरक या अवरोधक कहते हैं। तो विषम उत्प्रेरक कहिए, अवरोधक कहिए, विपरीत उत्प्रेरक कहिए, तीनों तो एक ही चीज़ है। तो इसका ये परिभाषा हुआ। अब इसको भी अभिक्रिया से समझना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए तो समझाते हैं। जैसे यही अभिक्रिया लीजिए, N2H2 से अभिक्रिया करके NH3 बना रहा था। संतुलित किए थे तो यहाँ 2 आया था, यहाँ 3 आया था। तो इसमें उत्प्रेरक का कार्य मान लीजिए यही Fe कर रहा है। आवर्धक का कार्य करता है H2S। देखिए समझिए इसको, यहाँ पर वर्धक नहीं विषम उत्प्रेरक कहेंगे। विषम उत्प्रेरक का कार्य ये H2S कर रहा है। लिखते हैं Fe उत्प्रेरक है, और उत्प्रेरक में भी धनात्मक उत्प्रेरक है, अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। लेकिन ये जो H2S है, यहाँ H2S को कहेंगे ये अवरोधक है, या विषम उत्प्रेरक है या विपरीत उत्प्रेरक। ये H2S उत्प्रेरक के कार्य करने के क्षमता को कम कर देता है, मतलब उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, H2S उस दर को कम कर देता है, इसलिए ये अवरोधक हो जाएगा। अब अवरोधक कैसे होगा वो देखिए, ये H2S Fe से अभिक्रिया कर लेता है। ये जो अवरोधक है या विषम उत्प्रेरक है, ये उत्प्रेरक से ही अभिक्रिया कर लेता है, FeS और H2 में बदल जाता है। तो इस अभिक्रिया में देखिए हुआ क्या, Fe उत्प्रेरक है, इसके पृष्ठ पर कौन अधिशोषित होता? अभिकारक। उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अभिकारक अधिशोषित होता है, लेकिन ये H2S देखिए, इस H2S का सल्फर जाके इसके पृष्ठ पर अधिशोषित हो गया है। तो सोचिए कोई दूसरा पदार्थ यदि उत्प्रेरक के पृष्ठ पर जमा हो जाएगा तो अभिकारक के लिए कम जगह बचेगा,
कम अभिकारक उत्प्रेरक के पृष्ठ पर जमा होगा। अगर अभिकारक कम संचित होगा उत्प्रेरक के पृष्ठ पर तो स्वाभाविक है अभिक्रिया का दर कम हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि विष उत्प्रेरक या अवरोधक की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर कम हो जाता है, क्योंकि ये उत्प्रेरक के पृष्ठ पर जाके उसके पृष्ठ पर जो जगह रहता है उस पर संचित हो जाता है यही, जिसके कारण अभिकारक कम संचित होता है। अभिकारक जितना कम संचित होगा, अभिकारक का अधिशोषण उत्प्रेरक के पृष्ठ पर जितना कम होगा, अभिक्रिया का दर उतना कम हो जाता है। तो आपको याद रखना है वर्धक की उपस्थिति में अभिक्रिया का दर कम हो जाता है, उसका कारण हम बताएं। अब इसमें एक दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, उसको भी आपको ध्यान में रखना। कहा जाता है अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक के बनावट या मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। अभिक्रिया के पश्चात उत्प्रेरक के बनावट या मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये याद रखना। आइए याद क्या रखना, पहले से आपको ध्यान में उत्प्रेरक का परिभाषा बताए थे कि जो पदार्थ अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता लेकिन उस पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसको उत्प्रेरक कहा जाता। मतलब जो पदार्थ अपने में बिना किसी परिवर्तन के अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है उसको हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। तो वही बात यहाँ लिखे हैं कि अभिक्रिया के पश्चात या अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक के न तो बनावट में कोई परिवर्तन होता है न उसके मात्रा में कोई परिवर्तन होता है। जितना मात्रा आप रखिएगा अभिक्रिया से पहले उत्प्रेरक का, अभिक्रिया के बाद उतना ही मात्रा में उत्प्रेरक बाहर निकल जाता है। एंथैल्पी एंट्रोपी अनुनाद ऊर्जा और स्वतंत्र ऊर्जा फ्री एनर्जी को उत्प्रेरक परिवर्तित नहीं करता। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, परिवर्तित नहीं करता। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकता है। तो देखिए ये कुछ टर्म जो लिखे हैं, एंथैल्पी एंट्रोपी, ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर +1 का है। फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स +1 में पढ़ना, तो उसमें ये दोनों टर्म इस्तेमाल होता है। ये देखने में छोटा लग रहा है, इसका लंबा कहानी है, हम उस ओर अभी नहीं जाना चाह रहे हैं। आप याद रखिए एंथैल्पी, एक शब्द है एंट्रोपी। अनुनाद ऊर्जा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हम बताएंगे, तो अभी आप केवल ध्यान में रखिए अनुनाद ऊर्जा एक ऊर्जा होता है। और स्वतंत्र ऊर्जा ये भी थर्मोडायनामिक्स का ही एक वर्ड है। तो ये सब आप ध्यान में रखिए कि एंथैल्पी एंट्रोपी अनुनाद ऊर्जा और स्वतंत्र ऊर्जा को उत्प्रेरक परिवर्तित नहीं कर पाता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को ज़रूर बदल देता है, लेकिन वो उत्प्रेरक में इतना दम नहीं है कि एंथैल्पी को बदल दे, एंट्रोपी को बदल दे, अनुनाद ऊर्जा बदल दे और स्वतंत्र ऊर्जा को परिवर्तित कर दे। मतलब इस सब को उत्प्रेरक नहीं परिवर्तित कर पाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। उत्प्रेरक साम्यावस्था नियतांक साम्यावस्था नियतांक के मान को परिवर्तित नहीं करता।
परिवर्तित नहीं करता है। आइए हम लोग पढ़े, +1 में आपको बताए थे रासायनिक साम्यावस्था चैप्टर, तो उसमें हम लोग साम्यावस्था नियतांक वगैरह सब निकाले थे, Kc Kp सबका मान बराबर हम लोग निकालते थे। तो उत्प्रेरक में इतना दम नहीं है कि वो साम्यावस्था नियतांक के मान को परिवर्तित करे। वहाँ भी बताए थे कि साम्यावस्था नियतांक के मान को सिर्फ कौन परिवर्तित कर सकता है? ताप। ताप ही एक ऐसा कारक है जो साम्यावस्था नियतांक के मान को बदल सकता है। ताप को छोड़ के और किसी भी कारक के पास इतना दम नहीं है कि वो साम्यावस्था नियतांक का मान बदल दे। तो उत्प्रेरक भी साम्यावस्था नियतांक के मान को नहीं बदल पाता। तो ये सब कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना, इसको आप नोट कर लीजिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि संक्रमण धातु और इसका यौगिक संक्रमण धातु और इसका यौगिक प्रायः उत्प्रेरक का कार्य करता है। संक्रमण धातु और इसका यौगिक प्रायः उत्प्रेरक का कार्य करता है। संक्रमण धातु कहा जाता है डी ब्लॉक के धातु को, डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। जितना भी तत्व का अभी तक खोज हुआ है उसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में जितना भी तत्व है उसको संक्रमण तत्व कहा जाता है, और डी ब्लॉक के धातु को हम लोग कहेंगे संक्रमण धातु। तो संक्रमण धातु और उसका यौगिक ही प्रायः उत्प्रेरक का कार्य करता है। आप देखते भी हैं लोहा उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो ये लोहा संक्रमण धातु है, डी ब्लॉक का। निकेल उत्प्रेरक का कार्य करता है, ये भी डी ब्लॉक का। पढ़ना है आपको, +2 में एक चैप्टर ही पढ़ना है डी और F ब्लॉक का तत्व। तो उसमें आपको बताएंगे बहुत सारा डी ब्लॉक का तत्व है और उसका यौगिक है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, संक्रमण धातु और संक्रमण धातु का यौगिक प्रायः उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसको नोट कर लीजिए। और इस तरीके से ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो गया। रासायनिक बलगतिकी चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। अब आप क्या कर रहे हैं ये तो आप ही जानिएगा, अब वो हिसाब किताब लिया जाएगा। जो ही क्लास खुलेगा तो हम पहले से बता रहे हैं, वो कॉपी वगैरह सब में आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब क्लास खुलते ही वहाँ चेक होगा और उसका हिसाब किताब लिया जाएगा। इस बीच में आप क्या क्या किए। तो हम तो कंप्लीट कर दिए, और जो भी स्टूडेंट ईमानदार है, जो मेहनती है, मेरे ख्याल से वो ज़रूर कंप्लीट किए होंगे। नहीं भी किए होंगे तो अभी भी समय है, वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो ही क्लास खुलेगा हम आपका कॉपी चेक करेंगे और उसमें से पूछेंगे भी आप क्या क्या पढ़े, तो वो अपना पूरा तैयार आप हो लीजिएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री का बिलियन चैप्टर कंप्लीट कर चुके, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर कंप्लीट हो गया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग मेटलर्जी नाम का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब कुछ हम लोग ऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रिटर्न आएंगे। अब आपको फिजिकल में सिर्फ 2 चैप्टर बचा हुआ है जो पढ़ना। इनऑर्गेनिक में आपको 3 चैप्टर बचा है जो पढ़ना है, और ऑर्गेनिक का कुछ चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, फिर इस सब पर रिटर्न आएंगे। तो अगले क्लास से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। आज इतना रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। थैंक्स।